बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आप से शेयर करते हैं पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत हाल। अदलिया इस वक्त फुल मूड में है और वो रिलीफ दे रही है और अब वो किसी किस्म का प्रेशर कबूल नहीं कर रही आला अदलिया। अलबत्ता मातहत अदलिया में अभी भी कार्रवाइयाँ डाली जा रही हैं, वारदातें की जा रही हैं और उन पर फुल प्रेशर रखा हुआ है कि आप हर सूरत में हमारी बात माने। और उनको कैसे कैसे ब्लैकमेल किया जाता है, कैसे कैसे ब्राइब ऑफर की जाती होगी, ये एक पूरी की पूरी दास्तान है और पूरे के पूरे राज हैं जो किसी वक्त भी फाश हो सकते हैं और फुटेजेस सामने आ सकती हैं, वीडियोस सामने आ सकती हैं, ऑडियोस सामने आ सकती हैं कि किस तरीके से जो मातहत अदलिया के मामलात में मुदाखलत बड़ी खामोशी से की जा रही है और अफसर जाते हैं, बड़ी खामोशी से जाते हैं और सादा कपड़ों में जाते हैं और भेस बदल कर जाते हैं, लोकेशन तब्दील कर लेते हैं और कहीं और मिलते हैं और फिर इनडायरेक्टली मिलते हैं। ये सारे का सारा रिकॉर्ड रूम में घुसे हुए होते हैं, फाइलें देख रहे होते हैं और उनकी फुटेजेस भी बन रही हैं। बहरहाल ये सब सारे के सारे मामलात अपनी जगह पे मौजूद हैं, लेकिन अदलिया बहैसियत मजमू और आला अदलिया ख़ास तौर पे वो खा इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, लाहौर हाई कोर्ट हो, पेशावर हो, बलूचिस्तान हो, सिंध हो, वो सब की सब जाग उठी है और काजी साहब जो हैं सुप्रीम कोर्ट में तने तनहा रह गए हैं और वो भी वहाँ से मेजॉरिटी अपनी खो चुके हैं। इस वक्त मामलात ये हैं कि एक तरफ रिलीफ मिल रहा है और दूसरी जानब हालात तो वाक़यात को टाइट करने की कोशिश की जा रही है टुवर्ड्स इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके रहनुमाओं के खिलाफ। बहरहाल 190 मिलियन पाउंड जिसको कहा जाता है, अल कादिर ट्रस्ट एक यूनिवर्सिटी बनी और मुफ्त तालीम के लिए बनी, दीनी तालीम के लिए बनी। उसका नाम इन्होंने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस रखा हुआ है जो कि गवर्नमेंट के ख़जाने में आया और 15 अरब रुपए मुनाफे के साथ सिंध हुकूमत और वफाक हुकूमत को मिला। उसमें ना इमरान खान का कोई रोल, ना उनकी फैमिली का रोल, बल्कि उनको क्रेडिट जाता है और उनकी पूरी टीम को क्रेडिट जाता है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा बाहर से इतनी बड़ी अमाउंट रिकवर होकर पाकिस्तान में आई, वरना आज तक 1 रुपया भी रिकवर नहीं कर सका। और अगर नैब के क्रेडिट पे कोई चीज़ है और वो जेन्युइन है तो वो 190 मिलियन पाउंड है जो कि बरतानिया से आए थे और सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में रखे गए और उसी बुनियाद पे एक रेफरेंस फाइल किया गया है। उसकी बुनियादी वजह मलक रियाज साहब को ज़रा थोड़ा सा टाइट करना है और उनको कहा जा रहा है कि आप वादा माफ़ गवाह बन जाएं, हम आपको माफ़ कर देंगे। लेकिन सिर्फ वादा माफ़ गवाह बनने की बहत्ता की मामला नहीं है, बल्कि मामला है 200 अरब रुपए या फिर फेज़ 7 और 9। तो इतनी बड़ी बड़ी बोलियां लग रही हैं लेकिन बात नहीं बन रही। 190 मिलियन पाउंड यानी कि अल कादिर ट्रस्ट का केस 7 जून तक मुलतवी कर दिया गया और गुज़श्ता रोज़ भी उसकी कोई समाअत नहीं हो सकी क्योंकि जज साहब जो थे वो मसरूफ़ थे और जज नासिर जावेद राना साहब वो नहीं आए। इसकी वजह से वो चला गया है अब केस 7 जून तक, लिहाजा 7 जून को दोबारा होगी समाअत। दूसरी जानब इद्दत केस था, वो भी अपनी मौत आप मरने वाला था, लेकिन उसको थोड़ा सा चुक दिया गया है, थोड़ा सा पहिया लगाया गया है, उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है और जज हैं मोहम्मद अफजल मजूका साहब, तो उन्होंने समाअत भी कर ली है और 25 जून मुकर्रर की है। उन्होंने अपने पहले दिन जो ऑर्डर लिखा है उसमें उन्होंने कहा है कि अदालत में 75 कत्ल और दीगर संगीन जराइम के ट्रायल चल रहे हैं, इसलिए इसकी समाअत 25 जून को मुकर्रर की जाती है और इस बात का कवी इम्कान है कि 25 जून के बाद जो समाअत शुरू होगी तो वो चंद दिन के अंदर अंदर अफजल मजूका साहब जो हैं उसको डिस्पोज ऑफ करेंगे और फैसला वही आना है, क्योंकि इद्दत केस तो उससे भी बदतरीन शक्ल का है और उसके वो भी एक बेसलेस केस है, लिहाजा वहाँ से भी कोई इम्कान नहीं है कि कोई बेहतर इनको मिल जाएगा, क्योंकि झूठा बेबुनियाद मुकदमा है। पहले भी जज अता रब्बानी साहब इसको रिजेक्ट कर चुके थे, खारिज कर चुके थे कि ये केस बनता ही नहीं, फिर उनके घर में क्रैकर फेंका गया था। तो बहरहाल दूसरी जानिब जी एक और इम्पॉर्टेंट केस वो भी चल रहा है और वो है जस्टिस बाबर सत्तार साहब की फैमिली का डाटा लीक होने का। कल उसकी हियरिंग हुई और उस हियरिंग में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, जस्टिस सरदार एजाज इसाक साहब और जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी साहब ने ये सुना और मुनव्वर इकबाल दोगल एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो थे वो पेश हुए और जस्टिस बाबर सत्तार साहब की फैमिली का डाटा लीक किया गया, ज़ाती मालूमात लीक की गई और उसके बाद अभी तक
جو ہے اس کی تحقیقات ہی نہیں شروع کی جا رہی، کیونکہ اپنے ہی لوگ ہیں، خود ہی یہ سارا کام کروایا تھا اور اس لیے اب اس کی تحقیقات ہی شروع نہیں کی جا رہی۔ تو جسٹس بابر ستار کی فیملی کا جو ڈیٹا لیک ہے، جسٹس کیانی صاحب نے کہا کہ جنہوں نے سوشل میڈیا مہم کا آغاز کیا ان کا پتہ لگائیں، جو اصل لوگ ہیں ان کا تعین کریں، ہم آرڈر کر دیں گے، آپ اصل ذمہ داروں کا تعین کریں۔ انہوں نے کہا کہ ادھر ادھر سے لوگوں کو نہ پکڑیں، پہلے 5 اکاؤنٹ جو ہے وہ پکڑیں جنہوں نے یہ سارا کام سلسلہ شروع کیا، وہ اپنے لوگ ہیں، اب ان کو کیسے پکڑا جا سکتا ہے، ان کو تو میٹیریل دیا گیا تھا، اور انہوں نے کہا ان 5 کو آپ کریں، اور اس کے بعد کسی غلط آدمی کو آپ نے نہیں پکڑنا، باقی ہم خود ہی اس چیز کو ہینڈل کر لیں گے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا، جسٹس کیانی صاحب نے بھی اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب نے بھی، کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ 3 نیریٹو، 3 کمپین جو ہیں مغلظات کی بیک وقت چلی ہوں اور اس کے پیچھے کوئی نہ ہو۔ یہ ایک منظم سازش ہے، منظم لوگ ہیں جو کہ پیچھے بیٹھے تھے، ڈوریاں ہلا رہے تھے اپنی کٹ پتلیوں کے ذریعے۔ تو لہٰذا جو اصل لوگ ہیں ان کا تعین کریں، جسٹس کیانی صاحب نے کہا ہم آرڈر کریں گے، آپ اصل ذمہ داروں کا تعین کریں گے، اور مہم کا آغاز کرنے والے لوگوں کے خلاف تحقیقات کریں۔ آپ نے ان کا تعین کرنا ہے جنہوں نے جج کی فیملی کا ڈیٹا سب سے پہلے شیئر کیا، وہ نون لوگ ہیں، یہ جانے پہچانے لوگ ہیں، ان کے چہروں پہ کوئی پردہ نہیں ہے، کیونکہ ان کو بہت بڑی شے حاصل تھی کہ جناب آپ کر گزریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لہٰذا ہم اس حوالے سے ایک مناسب آرڈر بھی جاری کر دیں گے۔ جسٹس کیانی صاحب نے کہا کیا یہ محض اتفاق ہے کہ ایک ہی روز 3 مختلف کمپین چلائی گئی؟ جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب نے پوچھا۔ تو مہم کا آغاز کرنے والے لوگوں کے خلاف تحقیقات کریں، 16 اکاؤنٹس کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ایف آئی اے نے کہا آپ کوئی سافٹ ویئر تجویز کر دیں کہ جس سے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کا تجزیہ فراہم کر دیں۔ عدالت نے کہا جو چیز ہمیں پتہ ہی نہیں تو کیا پھر باہر کچھ ہوا تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ کیسی ہماری ذرا تھوڑی سی ہوش دلانے کی کوشش کی کہ جناب ہمت کریں اور ان کو پکڑیں اور پکڑ کے رپورٹ پیش کریں۔ اس رپورٹ میں انہی ٹویٹر ہینڈلز کا ذکر ہے جو پہلے بتائے ہیں۔ ایف آئی اے تفتیشی ایجنسی ہے، وہ اس حوالے سے بہتر معاونت کر سکتی ہے۔ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ پرائم انٹیلیجنس ایجنسی یعنی کہ آئی ایس آئی جو ہے پرائم انٹیلیجنس ایجنسی کی ایف آئی اے سے کم صلاحیت ہے کہ وہ تعین نہیں کر سکتی؟ کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں آئی ایس آئی والوں کو کہہ رہے ہیں کہ جناب آئیں اور آ کے پکڑیں، آپ سے کون سی چیز چھپ سکتی ہے؟ یہ حقیقت ہے۔ کل کو ملک دشمن عناصر کسی کے خلاف توہین مذہب کا الزام عائد کرتے ہیں تو کیا آئی ایس آئی اصل ملزمان کی نشاندہی کر سکتی ہے؟ عدالت نے پوچھا۔ ہم پوچھ رہے ہیں ایجنسی کے پاس صلاحیت ہے یا نہیں، یہ حساس معاملہ ہے۔ منور اقبال دوگل ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے اس کا جواب نہیں دیا۔ ایف آئی اے کی رپورٹ پرائم انٹیلیجنس ایجنسی سے بہت بہتر ہے اور ملک دشمنوں کی جانب سے 5G وار شروع کر دی جائے، جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب نے کہا۔ اور اگر ملک دشمن یہ الزام عائد کر دیں کہ آرمی چیف صدر مملکت توہین مذہب کے مرتکب ہیں خدا نخواستہ اور ان الزامات کے نتیجے میں جلاؤ گھراؤ ہو تو بلڈنگز کو جلا دیا جائے، کیا آئی ایس آئی ان ملک دشمن عناصر کو ٹریس کر سکے گی یا نہیں؟ جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب پوچھ رہے ہیں۔ یہ ایک ہاں اور نہ کا سوال ہے، بتائیں آپ کی استعداد ہے کہ نہیں؟ جسٹس کیانی صاحب کیا ایجنسیوں کے پاس ان اکاؤنٹس کو ٹریس کرنے کی صلاحیت ہے یا نہیں؟ ایم آئی اور آئی ایس آئی کے پاس کتنے ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں؟ ایف آئی اے کے پاس ٹیکنیکل ایکسپرٹس کی تعداد کیا ہے؟ ایف آئی اے کے پاس 300 ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں اور اس کیس میں ڈائریکٹر لیگل کا کیا کام ہے؟ کسی ٹیکنیکل آدمی کو تو بھجواتے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ انفارمیشن پبلک نہیں ہو سکتی تو عدالت کو سر بمہر لفافے میں بتا دیں اور آپ بتائیں کہ 5G وارفیئر کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت ہے یا نہیں۔ آپ نے ہمیں بہت مایوس کیا۔ سردار اعجاز اسحاق صاحب تفتیشیوں کو بول رہے ہیں، سرکاری وکلا کو بول رہے ہیں، کیونکہ تفتیش آگے بڑھ ہی نہیں رہی، کیونکہ آگے بڑھتے ہیں تو خود پھنستے ہیں۔ ایف آئی اے نے اس رپورٹ سے بہت بہتر رپورٹ جمع کرائی ہے، ہم سپیریئر ایجنسی سے ویسا ہی کام کی توقع کر رہے تھے۔ ایف آئی اے نے واقعی بہت اچھا کام کیا ہے، جسٹس کیانی صاحب نے اس کی تعریف کی۔ ایف آئی اے کے پاس ورک لوڈ بہت ہے، جسٹس کیانی صاحب نے کہا، اور ایف آئی اے کے پاس 90,000 سے زائد جو ہیں انکوائری زیر التوا ہیں، ایف آئی اے نے بتایا۔ تو وزارت دفاع کی رپورٹ جو ہے وہ اس سلسلے میں مسترد کر دی گئی اور جسٹس بابر ستار صاحب نے کہا کہ یہ درست نہیں۔ اور دوسرا کل یہ بھی وضاحت کی گئی کہ گرین کارڈ، کیونکہ جسٹس بابر ستار صاحب کے پاس گرین کارڈ ہے اور گرین کارڈ جو ہے وہ نیشنلٹی نہیں ہوتی اور وہ پاسپورٹ نہیں ہوتا، ایک کارڈ ہوتا ہے، ریزیڈنس پرمٹ کارڈ ہوتا ہے، اور وہ جس کے پاس ہو
मुख्तलिफ मुल्कों में ये कार्ड मौजूद होते हैं। जिनके पास होता है उनको फिर वीज़े की ज़रूरत नहीं पड़ती और वो बग़ैर वीज़े के आ जा सकते हैं। उसी कार्ड की बुनियाद पे वो कार्ड ही बुनियादी तौर पे उनको इंडेफिनेट जो है वीज़ा वो कंसीडर होता है, वो कार्ड का स्टेटस ये है। लिहाजा ये कहते हैं कि किसी के जस्टिस कैनी साहब ने कहा कि ग्रीन कार्ड वाले को अमरीकी शहरी क्या कहेंगे, और वो अमरीकी शहरी नहीं है। इमिग्रेशन हुकाम ने इस बात की तस्दीक की और जज की इंफॉर्मेशन सिर्फ एफआईए के पास हो सकती थी और वो किसी सिस्टम से निकाल कर अपलोड हुई, जस्टिस कैनी ने कहा। और ट्रैवल दस्तावेज पब्लिक हुई है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का किसी भी शख्स के पास अगर ग्रीन कार्ड हो तो क्या वो अमरीकी शहरी है या नहीं, ये महज ट्रैवल डॉक्यूमेंट होता है। मुस्तकिल रिहायशी कार्ड रखने वाले का वीज़ा चेक नहीं किया जाता। जी ऐसा ही है, वो अमरीकी शहरी नहीं है। इमिग्रेशन हुकाम ने तस्लीम कर लिया। जो एक पूरा केस बनाया जा रहा था जस्टिस बाबर सत्तार साहब को मिलाइन करने के लिए, बदनाम करने के लिए, उसकी हकीकत ये है। जज की फैमिली से मुतालिक डाटा सिर्फ एफआईए के पास होना चाहिए था। वो डाटा आपके सिस्टम से निकलकर सोशल मीडिया में कैसे आया, जस्टिस कैनी साहब पूछ रहे हैं। डाटा को चेक करने के लिए कौन मजाज है, इस पर रिपोर्ट जमा करवाएं और वो इंफॉर्मेशन खुफिया है जो कोई और हासिल नहीं कर सकता। जस्टिस कैनी साहब ने कहा कि क्या आप वो इंफॉर्मेशन किसी एजेंसी या किसी और के साथ शेयर कर सकते हैं। इंक्वायरी करके बताएं कि जज की फैमिली का डाटा तक किसने रसाई हासिल की थी, क्योंकि ये सिस्टम में पता होता है कि ये कब इसके साथ छेड़खानी की गई और कब किसी ने किसी का डाटा चेक किया। तो ग्रीन कार्ड वाले को आप अमरीकी शहरी नहीं कहेंगे। तो ये बात उन्होंने तस्लीम करवाई। ट्रैवल दस्तावेज पब्लिक हुई है। किसी भी शख्स के पास अगर ग्रीन कार्ड होगा तो वो अमरीकी शहरी हरगिज नहीं कहलाएगा। और इसके साथ साथ सिस्टम से वो दस्तावेजात कैसे निकली, डीजी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से रिपोर्ट मांग ली गई है। क्या वो बता सकते हैं कि सिस्टम में मुअज़्ज़िज़ जज की ये इन्फॉर्मेशन कितनी बार चेक हुई, ये भी पता चल सकता है अगर नीयत साफ हो। आपने बताया कि ये इन्फॉर्मेशन कैसे लीक हुई, जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब ने कहा। डीजी इमिग्रेशन कहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती। जस्टिस सरदार इसाक ने कहा हमारी तकनीकी टीम आइंदा समात पर अदालत की मुआवनत कर देगी और आईएसआई से दोबारा रिपोर्ट तलब कर ली गई है। डीजी इमिग्रेशन से भी आइंदा समात पर दोबारा रिपोर्ट तलब कर ली गई और आपने स्टैंड ले लिया है कि आपके पीआर कार्ड होने का मतलब अमेरिका की शहरियत हासिल नहीं है। जस्टिस कैनी साहब ने ये बात तस्लीम करवाई और केस की समाअत जो है वो आइंदा 3 हफ्ते के अंदर 3 हफ्ते के बाद होगी और 3 हफ्ते sukoon.com रहेगा। ये तो है सूरत हाल जी और यह सिचुएशन। और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीते हुए उम्मीदवारों को ज़बरदस्ती हराने वाले मुस्लिम लीग नून के 3 उम्मीदवार जो हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त फाइल की थी कि जनाब जज साहब को तब्दील किया जाए। लिहाजा वो 6 जून के लिए तारीख मुकर्रर कर दी है इलेक्शन कमीशन ने और इसका बुनियादी मकसद ये है कि किसी भी तरीके से इस्लामाबाद की 3 सीटें राजा खुर्रम, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब और अंजुम अकील खान, ये तीनों सीटें किसी भी तरीके से बची रहें और ये हाथ से ना निकलने पाएं। लेकिन हमारी इत्तला के मुताबिक इनका बचना महाल है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।